दोस्तों भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स 12th क्लास की। और मैं दोस्तों अपने करियर में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना तो 11th क्लास में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी ना 12th में पढ़ी। हाँ, ये है कि मैंने बीकॉम में, एमकॉम में और सीए वगैरह में थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी काम आ गई है। लेकिन दोस्तों मैंने कभी इकोनॉमिक्स ना तो पढ़ी थी ना मैंने कभी पढ़ाई थी। तो मैं ये कह सकते हो कि एक फ्रेशर, एक टीचर है जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहा है। लेकिन हाँ, हमारे चैनल पर जो अकाउंट्स सब्जेक्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका दोस्तों टक्कर मुझे लगता नहीं कि पूरे यूट्यूब पर कोई और दे पाएगा। जो बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर होंगे ना, वो शायद कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट की टक्कर दे दें। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स की मुझे लगता है कि मैं किसी की भी टक्कर नहीं दे पाऊंगा। अकाउंट्स में वो मेरे को टक्कर नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमिक्स में मैं उनको नहीं दे पाऊंगा, क्यों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मुझे अकाउंट्स में एक्सपीरियंस है, मुझे काफ़ी अच्छा। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल जीरो नहीं है, बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, 1% भी नहीं है। लेकिन कोशिश करूँगा आप सभी के सपोर्ट से कि मैं इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो चलो बिना किसी ज़्यादा बातों के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं संदीप गर्ग जी की बुक से। और हम लोग जो बुक उठाने वाले हैं फिलहाल के लिए, सबसे पहले हम उठाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 12th। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, प्रॉपर हमारा सीबीएसई बेस्ड हमारा पैटर्न होने वाला है। और ये आप लोग चाहो तो संदीप गर्ग जी की बुक आप ले सकते हो। आपके स्कूल में कौन सी बुक लगाई गई है मुझे नहीं पता, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारे स्कूल में इस टाइप की या इस ऑथर की बुक लगाई गई है, जिससे कि मैं बताऊंगा कि उस वाली बुक में क्या अलग है और क्या अलग नहीं है। मैं जो सिखाऊंगा आपको दोस्तों बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं, क्योंकि यार मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, तो डिटेलिंग में मैंने पढ़ाई करी है, तो डिटेलिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा। एक एक वर्ड पे, एक एक मतलब मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे पर मैं काम करूंगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो मार्केट से ले सकते हो। हमारे फरीदाबाद हरियाणा में 265 इसका एमआरपी है, तो इसका 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो मुझे नहीं पता आपके वहाँ पर क्या रेट होगा, आप लोग अपने हिसाब से बुक ले सकते हो। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, इतने की तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी आ जाएगी यार, इतने की तो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस वगैरह बिल्कुल सही रखे गए हैं। और हमारे इस वाले चैप्टर में दोस्तों जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी बुक है, ये हमारा यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, हमारे 3 यूनिट हमारी इसके अंदर आती हैं। यूनिट 6 में हमारे 3 चैप्टर हैं, यूनिट 7 में हमारे 6 चैप्टर हैं और यूनिट 8 में हमारा एक ही चैप्टर है। तो आपको ना ये सारे चैप्टर करने हैं, ये सारे चैप्टर आपको करने हैं। शुरुआत करूंगा मैं यूनिट 6 से, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसका जो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होने वाला दोस्तों, वो होने वाला है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, बहुत डिटेलिंग बताऊंगा। और ये हमारा 29 हमारे पेजेस का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बट बहुत डिटेलिंग है यार, बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर आपको बारीकी से ना समझना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बुक से कराऊंगा, जहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर आपको नोट से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक 12th क्लास में आपकी बुक ये भी है, संदीप गर्ग जी की ही बुक है। 12th क्लास में आपकी ये वाली बुक लगेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, 12th क्लास में, ठीक है। ये भी प्रॉपर सीबीएसई पैटर्न है। इसका जो अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है 355 रुपये। और डिस्काउंट के बाद बढ़ा है हमारे को 320 का, लगभग ये आपको डिस्काउंट 10% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इस वाली बुक की मैं बाद में बात करूँगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों समझो, देखो आपको पहले बुक के बारे में दिखा देता हूँ। ये बुक जो है ये मेरे किसी स्टूडेंट की बुक है। उन्होंने पहले से इस पर काफ़ी सारा हाईलाइट करा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा हुआ है। तो आपको ना हाईलाइट पे फोकस नहीं करना है। ये जो हाईलाइट करा गया है, हो सकता है बच्चे ने अपने हिसाब से करा हो, या हो सकता है कि स्कूल की जो मैडम हैं उन्होंने हाईलाइट करवा दिया हो। तो एक तो हमें चल जाएगी पता यहाँ पर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हमारा है क्या, और दूसरा जितना भी मैं कुछ कराने वाला हूँ वो दोस्तों मैं पेंसिल से मैं अंडरलाइन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वाली बुक को ले लेना। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको मस्त रहना है, आपको सुनते जाना है। आप लोग अगर मेरी बात सुन लोगे ना, तो भी आपकी जो भी आपकी इकोनॉमिक्स से बुक है किसी भी और ऑथर की, तो सारा ऑलमोस्ट कंटेंट हमारा सेम ही होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझो चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे देश के हालात क्या थे। इकोनॉमी मतलब होता है हालात, हमारे उस वक्त हमारे देश के दोस्तों हालात क्या थे, आपको मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आपको पता होना चाहिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। बताओ हमारा देश आज़ाद कब हुआ था दोस्तों, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस वक्त हमारे देश के हालात कैसे थे, क्या आपको पता है हमारे उस वक्त देश के हालात कैसे थे? इस दिन 15 अगस्त 1947 वाले दिन हमारे देश के हालात कैसे थे, और इससे हमारे पहले हालात क्या थे, और इसके कुछ टाइम बाद थोड़े बहुत हमारे हालात कैसे हमारे अच्छे होने लग गए थे। इससे पहले हमारे कितने बुरे हालात थे, इस दिन हमारे मतलब क्या हालात थे, आपको सब कुछ आपको चलेगी पता है इस वाले चैप्टर में। और आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। आप लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता रहना चाहिए हमारे देश किस स्ट्रगल से हमारा देश आगे आया है, कितने स्ट्रगल से हमारे देश के लोगों ने उस वक्त आज से लगभग 250 साल पहले
लगभग 250 साल पहले लोगों ने कैसे कैसे मतलब फेस कैसे कैसे मतलब उन्होंने स्ट्रगल करा था, कैसे कैसे ब्रिटिशियन जो हमारे हुआ करते थे, अंग्रेज लोग हुआ करते थे, कैसे उनके गुलाम बने थे, कैसे उनके मतलब दबे दबे पैरों दबे मतलब कुचल गए थे, कैसे मतलब हमारा देश अंडर डेवलप्ड रह गया था, कैसे हमारे देश का शोषण हुआ था, कितने बुरी तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। दोस्तों आपको आज आपके ना आंखें खुलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आप लोग ये सब कुछ सीखने वाले हो इस वाले चैप्टर में। इसका इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है, ये सब कुछ आप सीखने वाले हो। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं 1.1 और 1.2, मतलब इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं, देश आज़ाद होने से पहले की बातें और देश आज़ाद होने तक की बातें। दूसरा, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ये सर कॉलोनियल रूल क्या होता है बाद में बताऊंगा, पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्लियर? यस सर। तो फटाफट से इधर आ जाओ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ। जिसके पास बुक नहीं आराम से यहाँ से पढ़ लेगा। ठीक है सर? यस सर, बात समझ में आ गई सर। तो चलो इंट्रोडक्शन देखो, इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारे पास जो ये वाली बुक है दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे को इंडियन इकोनॉमिक के बारे में जानना है, उसके डेवलपमेंट के बारे में जानना है, कैसे मतलब ये कितने बुरे शोषण से गुजर रहा था और कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। हम ये सब कुछ इस वाली बुक से हम लोग जानेंगे। इज टू फैमिलियराइज हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स क्या हैं एंड इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और कैसे कैसे उसने अपने प्रोसेस को कैसे अपनाया और कैसे कैसे वो डेवलपमेंट की ओर पर आगे बढ़ता चला गया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, अगर आपको जानना है सब कुछ कि किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ते चला गया, कितने कितने स्टेप्स उसने यूज करे थे, कैसे कैसे फ्रेज उसने यूज करे थे, फेजेस उसने यूज करे थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। मतलब सबसे पहले फिर आपको ये जानना होगा कि हमारी इंडियाज की इकोनॉमी की हमारे इंडिपेंडेंस से पहले उसकी स्टेट क्या थी। स्टेट मतलब उसकी दशा क्या थी, उसके हालात क्या थे हमारे देश के आज़ाद होने से पहले। क्या बात समझ में आ रही? प्रायर मतलब पहले, इंडिया के आज़ाद होने से पहले उसके हालात क्या थे, आपको ये जानना पड़ेगा। अगर आपको ये जानना है कि इंडिया ने कैसे धीरे धीरे तरक्की करी, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना कि इंडिया किस फेज से गुजर रहा था, किस स्टेट से गुजर रहा था, कितने बुरे बुरे हालातों से गुजर रहा था। पहले आप ये समझो, पहले आपको पता रहना चाहिए, आपकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए कि लोगों ने कितने संघर्ष देखे थे, कैसे हम लोग आज खुली चैन की हम लोग सांस ले पा रहे हैं। पहले आप सीखो कि पहले कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जान तक की कुर्बानी दे दी, कैसे हमारा देश गुलाम रहा था, कैसे किन लोगों ने हमारे ऊपर राज करा था, कैसे उन लोगों ने राज करना शुरू करा था, कैसे हमारा देश गुलाम बनता चला गया। तो सबको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है? और फिर बाद में हम सबको जानेंगे कैसे कैसे फिर इसने अपने आप को शेप में ले लिया, कन्वर्ट कर लिया और धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर पर आना स्टार्ट हो गया था 15 अगस्त 1947 के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसके बाद कैसे कैसे ये इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई इंडिया वालों ने, और कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को शेप में ले आए और कैसे अपने आप को इन्होंने ग्रो कर लिया। तो क्या बात समझ में आ गई, हम लोग क्या सीखने वाले इंट्रोडक्शन में? यस सर। आ जाओ अब इधर, यहाँ से हमारी जिंदगी की कह सकते हो, यहाँ से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो हमारा ब्रिटिश रूल है दोस्तों। ब्रिटिश मतलब क्या होता है? ब्रिटिश कुछ नहीं है, ब्रिटेन के जो लोग हुआ करते हैं दोस्तों उन्हें बोलते हैं ब्रिटिशियन लोग। जो ब्रिटेन के लोग हुआ करते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग ब्रिटिशियन लोग। ब्रिटिशियन लोग कुछ इस टाइप के हुआ करते हैं, आपने शायद कहीं ना कहीं मूवी में देखा होगा, वो घोड़े पर लोग आया करते थे, तुक 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 तुक, और उन्होंने लाल कलर के कपड़े पहन रखे होते थे, सर पे कैप लगा रखे होते थे, हाथ में डंडा हुआ करता था, घोड़े पर आया करते थे लाल कलर के कपड़े पहनकर। वो लोग दोस्तों ब्रिटिशियन लोग हुआ करते थे। ये जो ब्रिटिशन दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ पर जो ब्रिटिशन रूल लग रहा है दोस्तों, इसी को हम लोग आने वाले टाइम में ना थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, इस ब्रिटिश रूल को हम लोग ना कॉलोनियल रूल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे हम लोग? ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल के नाम से जानेंगे। थोड़ा देर अभी कुछ टाइम बाद बताऊंगा। जो हमारा ब्रिटिश रूल है दोस्तों, आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो हमारा ये ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल है, हम लोग इसको कॉलोनियल COLONIAL रूल के नाम से भी दोस्तों जानेंगे। सर ये कॉलोनियल रूल क्या होता है बताऊंगा, चिंता मत करो। पहले समझो ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश मतलब जो पहले अंग्रेज लोग हुआ करते थे, ब्रिटेन के लोग हुआ करते थे, कैसे उन्होंने अपने मतलब उन्होंने कैसे अपने अपने खुद के रूल बनाए और कैसे इंडिया के ऊपर राज करा था, आपको सब कुछ जानना है। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, जो ब्रिटिश लोग हुआ करते थे दोस्तों, इन्होंने कैसे हमारे इंडिया का जो हमारा इतिहास था उन्होंने दोस्तों कैसे बदल दिया, कैसे इंडिया के ऊपर उन्होंने राज करा, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। धीरे धीरे कैसे इन्होंने मतलब हमारा इंडिया के ऊपर राज करना शुरू करा। उन्होंने फाउंडेशन कब रखी हमारे इंडिया के अंदर? फाउंडेशन कब रखी? फाउंडेशन मतलब होता है उन्होंने अपना पैर कब रखा हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने अपनी नींव कब रखी हमारे इंडिया के अंदर। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, पूरा का पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने कैसे हमारे इंडिया के अंदर कब उन्होंने पैर रखा, कब उन्होंने अपने ब्रिटिश एम्पायर की उन्होंने हमारे इंडिया में फाउंडेशन बनाई थी दोस्तों। वो कब का टाइम था? वो बैटल ऑफ
प्लासी। प्लासी का जब युद्ध हुआ था दोस्तों, प्लासी का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1757। याद रखना इस डेट को, एक नंबर में शायद क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में अगर आना चाहे तो, वरना आपको ये जस्ट फॉर नॉलेज आपको दिमाग में रखना है कि इंडिया में दोस्तों जो ब्रिटिशियन जो लोग हुआ करते थे उन्होंने कब अपनी फाउंडेशन रखी थी हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों? जब प्लासी का युद्ध हुआ था, मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और ये युद्ध कब हुआ था? फाउट इन 1757। याद रखोगे? यस सर। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया के ऊपर रूल करा था। रूल मतलब हमारे इंडिया के ऊपर राज करा था, और इससे हमारे इंडिया का जो इतिहास था दोस्तों वो बना का बना रह गया था। पूरा इतिहास हमारा बदल गया था रातों रात। मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब उसकी हिस्ट्री हम लोगों को आज पढ़नी पड़ रही है। और ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया के ऊपर कब हमारे इंडिया के अंदर कब उन्होंने अपना पैर रखा, उन्होंने कब अपनी फाउंडेशन रखी? बताओ। ये रखी थी सर जब हमारा प्लासी का युद्ध हो रहा था। वो सर युद्ध कब हुआ था? वो हमारा हुआ था 1757। आज से लगभग 250 साल पहले जब प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, उस वक्त ब्रिटिशियन एम्पायर लोगों ने दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर फाउंडेशन रखी थी। अब बात करते हैं क्यों रखी थी भाई, क्यों? बेसिक पर्पस क्या था? क्या ब्रिटिशियन जो लोग पहले ब्रिटेन में हुआ करते थे, क्या वो अपने देश से खुश नहीं थे क्या? सर वो तो खुश थे। तो उन्होंने क्यों भाई, उनको क्या फटीक पड़ रही थी जो उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर पैर रख दिया? क्यों उन्होंने उनकी नज़र हमारे इंडिया पर क्यों पड़ी? बताओ। तो उनका पर्पस क्या था आपको जानना पड़ेगा। मेरे पास समझ रहे हो? उन्होंने पैर कब रखा, अब उनका पर्पस क्या था, उन्होंने क्यों हमारे इंडिया के अंदर पैर रखा, आपको ये जानना है। द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी को यूज करेंगे वो लोग एज अ फीडर इकोनॉमी। सर ये क्या है फीडर इकोनॉमी? दोस्तों इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है। हमारे इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करेंगे वो, इसलिए उन्होंने पैर रखा। सर ये क्या होता है फीडर इकोनॉमी? फीडर मतलब होता है देने वाला। फीडर मतलब दोस्तों क्या होता है? फीडर मतलब होता है देने वाला, कुछ भी देने वाला। हमारे पास कुछ भी था, इंडिया के पास कुछ भी। आपको आगे बताऊंगा हमारे इंडिया के पास क्या क्या था। हमारे इंडिया कितनी खुशहाल थी इन लोगों के पैर रखने से पहले, तो आपको थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ अगले वाले पेज में। पर पहले आप ये समझो कि इनकी नज़र हमारे इंडिया पर क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी इंडिया को ये लोग फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे। फीडर इकोनॉमी। सर ये फीडर इकोनॉमी क्या होता है? फीडर मतलब देने वाला, कुछ भी फीड कराने वाला, कुछ भी देने वाला, कुछ भी खिलाने वाला। क्यों? ब्रिटिशियन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ये ठीक है, ये एक कंट्री थी, ये ब्रिटेन एक कंट्री थी जहाँ के लोग आप कह सकते हो अंग्रेज लोग। आपने शायद सुना होगा एक ना ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों ब्रिटिश टाइप की हुआ करती थी, ब्रिटिश टाइम की हुआ करती थी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एक हमारी क्या एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। आज से लगभग 250 साल पहले दोस्तों इन्होंने, ये ब्रिटेन टाइम की हुआ करती थी, ब्रिटेन टाइम की हुआ करती थी। इन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर दोस्तों राज करा था, हमारे इंडिया के ऊपर राज करा था। सोचो। और आपको एक बात बताऊं, हमारे फरीदाबाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये देखा, जहाँ पर हम रहते हैं ना, रहते हैं कपड़ा कॉलोनी दोस्तों, जहाँ पर हम रहते हैं उसका नाम है कपड़ा कॉलोनी। कपड़ा कॉलोनी दोस्तों, यहाँ पर इधर ही मैं रहता हूँ, गली नंबर 8 में रहता हूँ मैं, गली नंबर 8 में रहता हूँ दोस्तों, मैं इसमें रहता हूँ, गली नंबर 8 में रहता हूँ दोस्तों। ये पूरी कपड़ा कॉलोनी ना ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सोचो दोस्तों, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर हम लोग रहा कर, मतलब यहाँ पर हमारे पूर्व जो हमारे दादा लोग परदादा लोग हुआ करते थे यहाँ पर रहा करते थे, और हम लोग भी रह रहे हैं। चलो इधर आओ। तो लोगों ने हमारे इंडिया के ऊपर पैर रखा, इंडिया के अंदर पैर रखा। क्यों रखा? क्योंकि हमारे इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे। फीडर इकोनॉमी मतलब ये है कि हम उनसे, इंडिया वालों से कुछ ना कुछ लेंगे। मतलब ये कि फीडर इकोनॉमी बना देंगे। फीडर इकोनॉमी मतलब ये है कि जैसे कि आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के सहारे। आप एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए ये ब्रिटेन है, ये मान लीजिए क्या है, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, ब्रिटेन में ब्रिटिश लोग हुआ करते थे। इसकी एक कंट्री है, कंट्री मान लेते हैं, कंट्री बना लेते हैं हम लोग। ये कंट्री है दोस्तों, ये क्या है? एक कंट्री, ये कंट्री है। कंट्री कैसी है छोड़ो। और दोस्तों ये हमारा एक इंडिया हुआ करता है, ठीक है ना, ये हमारा दोस्तों एक इंडिया हुआ करता है। अब हुआ क्या है, ये ब्रिटिशियन लोग हमारे इंडिया को दोस्तों एक फीडर इकोनॉमी की तरह यूज़ करना चाहते थे। फीडर इकोनॉमी की तरह यूज़ करते थे। मतलब इनके पास जो भी कुछ हुआ करता दोस्तों, ये लोग यहाँ से ना मंगवा लिया करते थे, इंपोर्ट कर लिया करते थे। ये लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लिया करते थे, इंपोर्ट। ये लोग इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट। और बाद में दोस्तों पता है, आपको बताऊंगा बाद में इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लो, फीडर इकोनॉमी क्या होता है। जो भी हमारे पास ज़्यादा है, इनकी नज़र, ब्रिटिशियन लोगों की हमारे ऊपर नज़र पड़ी कि इन लोगों ने सोचा, अच्छा इस सरकार के पास ना यार, इनके पास ना सिल्क बहुत ज़्यादा है, इनके पास ना यार कॉटन बहुत ज़्यादा है, इनके पास ना यार हैंडीक्राफ्ट आइटम बहुत ज़्यादा है, हैंडीक्राफ्ट आइटम दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो ये काम करते हैं, इनका सिल्क ना हम लोग ना मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं, और यहाँ पर ना इस वाले सिल्क से ना हम लोग कुछ ना कुछ डिज़ाइन देंगे, कुछ ना कुछ कपड़ा वगैरह बनाएंगे, और ये कपड़ा महंगा दाम बनाकर हम लोग इसी कंट्री के लोगों को हम लोग बेचना शुरू कर देंगे। मतलब है कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है?
ये ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री को दोस्तों फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे, और उन्होंने बनाया भी फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी बनाने का मतलब है कि जो भी हमारे पास ज़्यादा हुआ करता था, जैसे कि सिल्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था, कॉटन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हैंडीक्राफ्ट आइटम में तो हमारा पूरा दुनिया में बोलबाला था, तो ये सारे आइटम दोस्तों ये मंगवा लिया करते थे। फीडर इकोनॉमी हम लोग यहाँ से भेज दिया करते थे, और ये लोग उस कच्चे माल को, इस कच्चे माल को ये लोग फिनिश गुड में बनाया करते थे। मान लीजिए आपने सिल्क भेज दिया, सिल्क आपने भेज दिया, तो सिल्क तो नॉर्मल सिल्क है, कॉटन मतलब रुई होती है, भेज दिया। इन लोगों ने रुई से, यहाँ पर इन्हों के पास मशीन हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन हुआ करती थी, तो इन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से कॉटन मंगवाया इंडिया से, और मशीनों में डाला कॉटन, और यहाँ से बढ़िया बढ़िया कपड़े बना दिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े, महंगे महंगे कपड़े बना दिए, बढ़िया बढ़िया ब्रांड के कपड़े बना दिए, और ये इंडिया में ही उसी कपड़े को बनाकर तरीके से फिनिश गुड में बनाकर इंडिया में ही इन लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया महंगे दाम में। देख लो दोस्तों कैसे हमारे इंडिया का शोषण हुआ था। पहले इनकी नज़र इस यहाँ पर आई, क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कच्चा माल है, इतना कच्चा माल किसी भी देश में नहीं है, तो इनसे काम करते हैं, कम रेट में ना इस कच्चे माल को ले लेते हैं। और हमारे इंडिया के दोस्त, हमारे लोग क्या हुआ करते थे, ये लोग बेकार नहीं थे। यहाँ पर जो यहाँ का राजा था या यहाँ के जो भी लोग थे, ये बेवकूफ़ नहीं थे, पर क्या कर, इन लोगों ने हमारे इंडिया पर दोस्तों कब्जा कर रखा था कि जो ये कह देंगे वही हमारे इंडिया की इकोनॉमी को मानना पड़ेगा। ये आपको बातें बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ करता है। इसे बोलते हैं कॉलोनियल एक ना कंसेप्ट है कॉलोनियल, बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल तो समझ में आ गया फीडर इकोनॉमी मतलब क्या होता है? यस सर। क्यों फीडर इकोनॉमी? क्यों भाई, क्यों हम लोग, क्यों दूसरी कंट्री से, क्यों ब्रिटिश लोग इंडिया से क्यों कुछ कच्चा माल मंगवा रहे हैं? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, अपने ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करेंगे भाई। कच्चे माल को मंगवाएंगे, वहाँ से कच्चे माल से हम लोग बढ़िया बढ़िया टी शर्ट बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया पैंट बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया जूते बनाएंगे, और उसी को हाई ब्रांड बनाकर उसको इंडिया में एक्सपोर्ट कर देंगे महंगे दाम पर। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आएगा कॉलोनियल रूल। क्या कंसेप्ट निकल कर आएगा? कॉलोनियल रूल। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ करता था दोस्तों, टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने प्रभावित करा। उन्होंने दोस्तों यहाँ तक कि हमारे इंडिया के दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज को और हमारे ह्यूमन रिसोर्स दोस्तों बहुत बुरी तरीके से ना एक्सप्लॉइट करा था। एक्सप्लॉइट मतलब जानते हो क्या होता है? कितना बड़ा वर्ड इसने यूज़ करा बुक ने। एक्सप्लॉइट करना मतलब होता है बुरी तरीके से यूज़ करना। जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है ना दोस्तों, इंडिया के जो लोग हुआ करते थे, ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है? लेबर वगैरह, और नेचुरल रिसोर्स मतलब जो भी कॉयल वगैरह, मतलब कोल वगैरह, मिनरल्स वगैरह, लिक्विड वगैरह, तेल वगैरह, कुछ भी, मतलब आप लोग समझ सकते हो जो नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे, ह्यूमन रिसोर्स है दोस्तों, इन ब्रिटिश लोगों ने ना बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करा था। क्यों इस्तेमाल करेंगे बुरी तरीके से? फॉर द ग्लोरी मतलब चमक के लिए। किसकी चमक के लिए? अपनी चमक के लिए। ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, खुद की कंट्री में चमक लेकर आएंगे। हम बताएंगे हमारी जो ब्रिटिश जो कंट्री है इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट में डील करती है, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है, बढ़िया बढ़िया जूते बनाती है। हमारी कंट्री तो डेवलप्ड हो चुकी है, हमारी कंट्री तो भैया बहुत महंगी होती जा रही है, बहुत बढ़िया बनती जा रही है। अरे भैया बढ़िया कैसे बनती जा रही है? किसी को तुमने बताने की कोशिश करी थी? तुम लोग इंडिया के सारे सामान को यूज़ कर रहे हो, और वो भी इंडिया वाले देने से मना कर रहे थे, पर तुम लोगों ने इंडिया के ऊपर कॉलोनियल कंसेप्ट लगा दिया। कॉलोनियल कंसेप्ट, सर ये क्या होता है कॉलोनियल कंसेप्ट? अब तुम इधर आ जाओ, कॉलोनियल कंसेप्ट क्या होता है? भाई इस कंसेप्ट की वजह से ही तो तुमने इंडिया का शोषण करा था। सर ये होता क्या है कॉलोनियल कंसेप्ट? भैया पहले लिख तो लो, ब्लैक पेन से लिखवाऊंगा आपको, मज़ा आएगा आज आपको। कोशिश तो ये रहेगी मज़ा आ जाए आपको। कॉलोनियल कंसेप्ट थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ठीक है? चलो कॉलोनियल कंसेप्ट यहाँ पर लिखो, कॉलोनियल कंसेप्ट। सर ये क्या होता है कॉलोनियल कंसेप्ट? कॉलोनियल कंसेप्ट मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले समझो कॉलोनी का मतलब क्या होता है। ये ना कॉलोनी से ये वाला वर्ड निकला है कॉलोनियल। कॉलोनी से क्या वर्ड निकला है? कॉलोनियल निकला है। सर ये कॉलोनी मतलब क्या होता है? कॉलोनी मतलब वही जो आप लोग जानते हो, कॉलोनी मतलब जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और कॉलोनियल कंसेप्ट क्या हो गया? जहाँ पर कंट्रीज रहती हैं, एक से ज़्यादा कंट्री एक संग रहती हैं। मान लीजिए ये ब्रिटिश है कंट्री, ये इंडिया है, ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है। अब देखना कॉलोनियल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। कॉलोनियल कंसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पर दो देश एक साथ काम करते हैं, जहाँ पर दो देश एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक देश की पावर, एक देश की सरकार इस दूसरे वाले देश के ऊपर ना, मतलब एक तरीके से अपनी पावर को डोमिनेट करेगी, मतलब पावर को इसके ऊपर लगा देगी। मतलब है कि यहाँ की जो सरकार होगी ना, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इसने जो बोल दिया, यहाँ की सरकार ने जो बोल दिया, इन लोगों ने जो बोल दिया, ब्रिटेन जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, इन लोगों ने जो बोल दिया दोस्तों, यहाँ के लोगों को वही करना पड़ता था। इसे बोलते हैं कॉलोनियल रूल। सर अच्छा, इसे बोलते हैं कॉलोनियल। तो जो हमारे इंडिया के ऊपर रूल करा करता था, रूल मतलब है कि अगर इसने ये बोल दिया कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा ही करोगे, तुम ये करोगे, तुम्हें हमें ही बेचना पड़ेगा, तुम और कहीं नहीं बेच सकते हो, तो दोस्तों तुम्हें करना पड़ता था। समझो कितना शोषण हुआ था हमारे बुरी तरीके से। इन लोगों ने अगर ये बोल दिया ना इंडिया से कि तुम्हें सिल्क हमें ही बेचना और कहीं नहीं बेच सकते, किसी और कंट्री में नहीं बेच सकते, तो बेटा तुम बेच नहीं सकते थे। तुम्हें कॉटन सिर्फ हमें बेचना है और तुम कहीं नहीं बेच सकते, और बेचोगे तो तुम इस रेट पे बेचोगे, सबसे सस्ता हमें बेचोगे और महंगा वहाँ बेचोगे। तो दोस्तों समझो, इसे बोलते हैं कॉलोनियल रूल, जहाँ पर एक कंट्री का मालिक, एक कंट्री की सरकार
दूसरी कंट्री पर ना खुद अपनी पावर लगा रही है। मतलब ये कि यहाँ के जो भी डिसीजन हुआ करते थे, यहाँ के जो भी डिसीजन हुआ करते हैं इंडिया के, वो सब ये लेगा। तुम खाना भी खाओगे ना, इससे पूछ के खाओगे, तुम जियोगे भी ना, इससे पूछ के जियोगे। अगर तुम लोगों ने बेटा मेरी बात नहीं मानी, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बेचा सिल्क या कॉटन या हैंडीक्राफ्ट आइटम, तुमने मुझे नहीं बेची, तुमने कहीं और किसी और देश में बेची, तो बेटा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो मैं मरवा दूंगा। और यहाँ पर ये लोग हुआ भी करता था, कितने लोगों को मारा भी गया था। तो दोस्तों जितने भी डिसीजन हुआ करते थे, चाहे डिसीजन काफ़ी सारे थे, चाहे आपके इकोनॉमिक डिसीजन हो, चाहे आपके इकोनॉमिक डिसीजन है कि इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लेना है बेटा हम लोग लेंगे, जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, लेकिन बेटा वो सरकार मेरे सहारे से ही काम करेगी, मैंने जो बोल दिया तेरी सरकार भी वही काम करेगी। मतलब पॉलिटिकल डिसीजन भी हम ही लोग लेंगे। जितने भी सोशल डिसीजन है बेटा, जनता लोग भी, जनता लोग तुम्हारे मन में कुछ आ रहा ना बेटा, हम लोगों से पूछ के तुम काम करोगे। इसे बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में याद रखने के लिए SEP याद रखना, SEP। SEP मतलब सोशल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन। दोस्तों ये SEP डिसीजन ना, ये कॉलोनियल, जब कॉलोनियल मतलब रूल हुआ करता था, जहाँ पर ये कंट्री इसके ऊपर सारे के सारे डिसीजन खुद लिया करती थी दोस्तों। इसे बोलते हैं दोस्तों कॉलोनियल कंसेप्ट। कॉलोनियल कंसेप्ट जहाँ पर इस वाली कंट्री को दोस्तों, इस वाली कंट्री के मालिक को क्या बोलते हैं, रूलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूलर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलोनी। इंडिया को हम लोग, पूरे इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी। और इस वाली सरकार के जो भी मतलब लोग हुआ करते थे, इनको क्या बोलते हैं, रूलर। रूलर मतलब जो रूल करेगा हमारे इंडिया के ऊपर या किसी भी कंट्री के ऊपर। जरूर नहीं है कॉलोनियल कंसेप्ट हमारे इंडिया के ऊपर या इस देश के ऊपर लग सकता है, कॉलोनियल कंसेप्ट कहीं भी लग सकता है। मान लो अमेरिका में, फ्रांस में लग जाए, ठीक है ना, चीन में, पाकिस्तान में कॉलोनियल कंसेप्ट लग जाए। तो कहने का मतलब है कि कॉलोनियल कंसेप्ट में एक होता है रूलर, एक होता है कॉलोनी। कॉलोनी मतलब जिसका शोषण होता है, रूलर मतलब जो शोषण करता है। इस कंसेप्ट में होता क्या है, जितने भी सारे डिसीजन होते हैं वो सारी रूलर सरकार लेती है, मतलब रूलर कंट्री लेती है। चाहे वो आपके इकोनॉमिक डिसीजन हो, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन हो, चाहे सोशल डिसीजन हो, जो भी काम होगा तुम्हारे इंडिया में ना बेटा, तुम लोग मेरे से पूछ कर ही करोगे। और तुम लोग वैसे मनमानी कुछ भी कर लो भाई, जब तक रूरल सरकार को पता ही नहीं चल रही, तो तुम इंडिया में कुछ भी करते रहो, पता थोड़ी ना चलेगी। लेकिन जिस दिन इनको पता चल गई और तुमने कॉलोनी में मतलब इंडिया में तुमने कुछ भी काम करा और उसको पता चल गई, तो बेटा शूट एंड साइट, मतलब ये कि फटाफट से वहीं की वहीं बंदूक से न चलेगी बंदूक चलेगी, यह गाना सुना है। तो बेटा वो हुआ करता था। सोचो हमारे देश के ऊपर कितना बुरी तरीके से अत्याचार हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके इंटरेस्ट हुआ करते थे, चाहे सोशल इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, दोस्तों सभी को कंट्रोल कौन करा करता था, रूलर वाली सरकार। हमारी इंडिया की जितने भी हमारे इंटरेस्ट हैं, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, दोस्तों सारे के सारे कंट्रोल कौन करा करता था, कंट्रोल रूलर सरकार ही करा करती थी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैंने यहाँ पर कॉलोनियल रूल क्यों लिखवाया था ब्रिटिश रूल में। जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था मतलब है कि कॉलोनियल रूल हुआ करता था। क्या बात समझ में आ रही है सर? बहुत बुरी तरीके से समझ में आ रही है। अरे भैया बुरी तरीके से भी कुछ चीज़ समझ में आती है क्या सर? हाँ ना, बुरी तरीके से समझ में आ रही है सर। ऐसा लग रहा है कि आपने इकोनॉमिक्स पता नहीं कितने सालों से पढ़ाते आ रहे हो। भाई ऐसी तारीफ मत करो, तारीफ कर रहे हो तो भैया बोल करनी कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। चलो, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करा था हमारे इंडिया के नेचुरल रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, अपनी खुद की ग्लोरी, खुद की चमक बढ़ाने के लिए। और फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब 200 साल बाद फाइनली, वैसे हालांकि ना 250 लिख लेना, 250 ईयर्स बाद जो इंडिया था वो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। और वो उन लोगों के इस चंगुल से, कॉलोनियल कंसेप्ट से आज़ाद हो गया था। अब जो भी करेगी इंडियन सरकार करेगी बेटा, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है इन दिस चैप्टर, मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो तो आपको जानते हो आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं यार। कह रहा है वी विल स्टडी, हम लोग ब्रीफ में जानेंगे कि मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या दशा हुआ करती थी पहले, इंडिपेंडेंस से पहले क्या दशा हुआ करती थी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई और कैसे उन्होंने अपनी दशा को सही करा, कैसे वो इंडिया अपने आप को ब्रिटिश लोगों से उन्होंने अलग करा, कैसे वो बढ़ते चले गया और अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपनाई, खुद की सरकार बनाई और लोगों से मतलब ब्रिटिश इस कॉलोनियल कंसेप्ट से बाहर निकल गया। हम लोग बाद में सब कुछ सीखने वाले, ये सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब आते हैं इधर 1.2 कंसेप्ट पे। दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन 1.1, ये हो गया हमारा 1.1। क्या बात समझ में आ रही है? 1.1 हो गया। यस सर। अब बात करते हैं 1.2 की, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। भाई सीधी सी बात है, हमारा जो लेवल था ना, लेवल हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल था ना, बहुत लो हो गया था। भाई सीधी सी बात है ना यार, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं यार। जो कहेगा वो कहेगा, तू कहेगा बेटा यहाँ पे हग ले, यहाँ पर मूत ले, यहाँ पर ये कर ले, वो कर ले, भैया जो भी तू कहेगा हमें वही करना पड़ा करता था। तो हमारी इंडिया कैसे ग्रो कर लेगी बताओ? कैसे हमारी इंडिया कैसे मतलब ग्रो में कैसे चली जाएगी? नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री की जो दशा थी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। किस कंसेप्ट में, किस मतलब किस सिचुएशन में लो हो गई थी हमारी? कॉलोनियल रूल जब हुआ करता था तब हमारी देश की जो डेवलपमेंट थी ना बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। अभी क्यों लो हो गई थी तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बट अभी उनके पैर रखने से पहले, किन के पैर रखने से पहले होता नहीं है, जब घर में एक नई बहू आती है तो क्या करती है, वो कलश को गिराती है। कलश जिसके अंदर चावल वगैरह रखे रहते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, तो कलश गिराती है ना। तो ब्रिटिश लोगों ने अभी कलश गिराया नहीं है,
कलश गिराने से पहले उस लड़के की ज़िंदगी कितनी खुशहाल हुआ करती थी। आप लोग यहाँ पर देखो, तो लड़के की ज़िंदगी मतलब है कि भारत की जो इकोनॉमी हुआ करती थी कितनी खुशहाल हुआ करती थी भारत की इकोनॉमी। शादी से पहले उस लड़के की ज़िंदगी क्या हुआ करती थी। शादी की बात बताऊंगा, जब उसके घर में बहू आ जाती है तो आपको बताऊंगा कि जब हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब उसकी वाइफ उसके घर में आ गई थी तब उसने इंडिया के ऊपर कैसे अत्याचार करा था। फिलहाल आप ये सीखो जब उसकी शादी नहीं हुई थी, समझ रहे हो। थोड़ा सा फनी मैं उन वर्ड को लेकर यूज़ में लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग लगे, ना कि बोरिंग लगे, ठीक है। कुछ वर्ड मेरे मुंह से गलत निकल जाएंगे, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ भी गलत लगे आप ये मत कहना यार टीचर हो तो ऐसे शब्द बोल रहा है। भैया टीचर हूँ, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा। टीचर लोग तो इतने बदतमीज हो चुके हैं, कितने तो टीचर ऐसे हैं कि वो अपने ही स्टूडेंट्स से शादी कर लेते हैं। ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने ही बच्चों से प्यार कर लेते हैं, बच्चों को ही प्यार के चंगुल में फंसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं और पता नहीं क्या कर लेते हैं। भैया वो टीचर क्यों बना भाई, वो बताओ। टीचर मतलब होता है बेटा कुछ टीच करेगा, कुछ सिखाएगा, ये नहीं कि उसको अपनी बातों में फंसाएगा और उससे शादी कर लेगा और अपनी ज़िंदगी को जिएगा, ऐसा नहीं भैया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल जो हमारा रूल हुआ करता था, जब ऐसा कंसेप्ट हुआ करता था कि तुम बेटा मेरे कहने पर ही तुम सारे काम करोगे, तो हमारे देश की इकोनॉमी भैया सीधी सी बात है आगे तो जाएगी नहीं, तो काफ़ी लो हुआ करते थे। लेकिन बात हो रही है अभी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, फिर बाद में बताऊंगा आफ्टर मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फिलहाल बात करते हैं बिफोर द एडवेंट मतलब क्या होता है सर। एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश लोगों के मतलब आने से पहले, मतलब अभी आने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी बेटा, काफ़ी मस्त हुआ करती होगी। सीधी सी बात यार, जब भाई सीधी सी बात है हमारे देश के ऊपर किसी का हाथ ही नहीं होगा। हाथ मतलब है कि किसी हमारे देश के ऊपर किसी का गलत हाथ नहीं होगा दोस्तों। तो हमारे देश यार कितना सक्षम देश है हमारा ना भारत देश। तो देखो आपको 3 पॉइंट समझना है। पहला, हमारी जो देश की जो इकोनॉमी हुआ करती थी ना बहुत प्रॉस्पिरस हुआ करती थी। प्रॉस्पिरस सर ये क्या होता है। प्रॉस्पिरस मतलब होता है बहुत ही खुशहाल। प्रॉस्पिरस मतलब बहुत ही खुशहाल। वो इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, वो सेल्फ रिलायंट हुआ करती थी। सेल्फ रिलायंट मतलब है कि दूसरों के ऊपर दोस्तों निर्भर नहीं हुआ करती थी, वो अपने ऊपर निर्भर हुआ करती थी। खुद ही माल बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही जिएंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे ब्रिटिश की नज़र हमारे इंडिया के ऊपर पड़ गई थी। उसके बाद हमारी जो इंडिया जो कंट्री हुआ करती थी वो ब्रिटिश लोगों के पैर रखने से पहले बहुत ही प्रॉस्पिरस हुआ करती थी, काफ़ी खुशहाल हुआ करती थी। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल रहा करते थे। अगला, हमारी जो कंट्री थी दोस्तों एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी। एग्रेरियन सर ये एग्रेरियन क्या होता है। एग मतलब अंडा, नहीं, वो वाला ये E-double-G नहीं है, ये A-G है। AG सुन लो जी। एग्रेरियन हमारी इकोनॉमी थी, प्रॉस्पिरस हमारी कंट्री थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, यहाँ तक कि प्रॉस्पिरस भी थी हमारी कंट्री। एग्रेरियन थी, एग्रेरियन मतलब होता है एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने वाली कंट्री को बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। जो कंट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। और पता है हमारे भारत के जो देश हुआ करते थे, जब बुरे लोगों की नज़र हमके ऊपर नहीं पड़ी थी ना, तो हमारा देश दोस्तों एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। पता है कितने लोग खेती बाड़ी करा करते थे। टोटल जितनी भी पॉपुलेशन हुआ करती थी 1947 के आसपास, जब जितनी भी लोगों की जनता हुआ करती थी, मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, पूरे दुनिया में अभी फिलहाल 2023 में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में 2023 में, ठीक है दोस्तों। चलो, तो जब 1947 से पहले की बात हो रही है, जब मतलब उन्होंने पैर रखा था हमारे इंडिया के अंदर। कब पैर रखा था बताओ। 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 तब की बात हो रही है दोस्तों। तब बता रहा है कि जो हमारी इंडिया हुआ करती थी वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन होगी इंडिया की उस वक्त, जितनी भी होगी मुझे नहीं पता, उसका 2/3 भाई 2/3 हिस्सा, मतलब हर 3 में से ना 2 लोग दोस्तों एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए दोस्तों। 2/3 लोग एग्रीकल्चर क्या करते थे, खेती बाड़ी करा करते थे। सर खेती बाड़ी में क्या करा करते थे। अरे खेती बाड़ी में क्या करते होंगे बताओ। ये तो है नहीं कि वो चावल वगैरह बोएंगे। अरे भैया खेतीबाड़ी में जो भी चीज़ें हुआ करती थी, पहले आपको शायद पता होगा, पहले ऊँट हुआ करते थे, गाय हुआ करती थी, भैंस हुआ करते थे, बकरियां हुआ करती थी, बछड़े हुआ करते थे। इन लोगों को चराया करते थे, खिलाया करते थे, खुद भी दूध वगैरह निकाल कर पिया करते थे, ज़िंदगी जिया करते थे भाई। तो 2/3 लोग दोस्तों टोटल पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, अपने जीवन को जिया करते थे, इतने खुशहाल लोग थे। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी जो इंडिया थी दोस्तों। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स सर ये क्या होती है, जो हाथ से बनाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, हाथ से जो भी चीज़ बनती हैं, जितने भी कारीगर आप लोग हाथ से जो भी कुछ बना सकते हैं वो सारी हमारी हैंडीक्राफ्ट आइटम होती हैं दोस्तों। वेल नोन हमारी इंडिया दोस्तों, पूरे जितने भी दुनिया में जितने भी देश हैं, नीचे होता ना कॉमेंट बॉक्स में दुनिया में कितने देश हैं 2023 में, दुनिया में कितने देश हैं, मतलब टोटल कंट्रीज कितनी है पूरे वर्ल्ड में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में दोस्तों हैंडीक्राफ्ट आइटम में हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जितना सबसे ज़्यादा आइटम हमारे इंडिया में हुआ करती थी, जैसे कि कुछ भी। इंडिया वॉज नोन ऑल्सो फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स
जैसे कि कॉटन से कुछ बना दिया, सिल्क से कुछ बना दिया, मेटल से कुछ बना दिया, कोई भी प्रीसियस, कोई भी स्टोन, मतलब कोई भी प्रीसियस बहुत ही महंगा कुछ स्टोन है, उससे हम लोगों ने कुछ वर्क बना दिया, कुछ भी मतलब काम बना दिया। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट जो भी जितने भी प्रोडक्ट हुआ करते थे, वर्ल्ड वाइड के जो भी जितने भी लोग हुआ करते थे दोस्तों, हमारी इन सारी चीज़ों को ना एंजॉय करा करते थे मार्केट, ड्यू टू इट्स रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी, क्योंकि हम लोग फाइन क्वालिटी का इस्तेमाल करा करते थे। अब तुम देख रहे हो आजकल जितनी भी चीज़ आ रही है सारी मिलावट आ रही है, कुछ भी देख लो, कुछ भी, यहाँ तक कि दूध देख लो, दूध, चाय, चीनी, कुछ भी भाई, कुछ भी देख लो, कुछ भी गाड़ी देख लो, अरे इंसान तक मिलावट हो गया भाई। इंसान के अंदर इतनी मिलावट चीज़ें भर गई हैं कि शादी भी इसलिए करती हैं कुछ लड़कियां तो भैया 2 साल बाद 1 साल बाद तलाक ले लूँगी, और तलाक लेने के बाद इससे मुआवजा ले लूँगी 10, 15, 20, 50 लाख रुपए का। इतना ज़्यादा मिलावट क्वालिटी की ज़िंदगी आजकल हम लोग जी रहे हैं, इसीलिए आपके बाल झड़ रहे हैं, आंखों पे चश्मा लग जा रहा है, घुटने खराब हो जा रहे हैं, शरीर में डिस्क प्रॉब्लम हो जा रही है, पेटों की अतड़ियाँ हिल जा रही हैं, ठीक है, कभी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हार्ट अटैक लो, ये लो, बीपी लो, सीपी लो, पता नहीं कुछ भी लो, सारी क्यों? बहुत बेकार प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले कितने फाइन क्वालिटी के हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करा करते थे, कितने अच्छे हम लोग मटेरियल को यूज़ करा करते थे, एंड इस हाई स्टैंडर्ड की हम लोग चीज़ें यूज़ करा करते थे, जिससे कि हमारे देश का बहुत दोस्तों हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा नाम हुआ करता था। लेकिन 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 जब चली पता ब्रिटिशन को, अच्छा इतना ज़्यादा तेरा नाम है, तू इतनी खुशहाल है, तू दूसरों पर निर्भर ही नहीं होती है, तू इतनी इंडिपेंडेंट है, तुम इतना ज़्यादा खेती बाड़ी करते हो, तुम्हारे पास कॉटन बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास सिल्क बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास फाइन क्वालिटी तुम लोग वर्क यूज़ करते हो, मटेरियल यूज़ करते हो। एक काम करते हैं, चल भाई इस कंट्री पर नज़र डालते हैं। अब ये देखो धीरे 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 धीरे, अब देखो ब्रिटिश लोगों की दोस्तों नज़र पड़ गई हमारे कंट्री पर। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अब देखो क्या होता है, द इकोनॉमिक पॉलिसीज, जितने भी हमारी इकोनॉमिक, जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, मतलब कुछ भी पॉलिटिकल, जितनी भी हमारी पॉलिसीज हुआ करती थी, परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जैसे ही अपने इंडिया कंट्री को दोस्तों गुलाम बना लिया गया ब्रिटिश लोगों ने दोस्तों, फिर वो जो कंट्री है दोस्तों कॉलोनियल बन गई थी। कॉलोनियल मतलब समझ में आ गया ना, कि ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश जो सरकार थी वो बन गई थी रूलर, और हमारी जो इंडिया थी वो बन गई थी कॉलोनी। हमारी इंडिया बन गई कॉलोनी, ब्रिटिश वाले बन गए रूलर। अब वो जो कहेंगे हम लोग वही करेंगे, वही करेंगे। वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन। अच्छा ये सारी चीज़ें क्यों करा करते थे ब्रिटिश लोग? बताओ ब्रिटिश लोगों की नज़र हम पे क्यों पड़ी? क्योंकि वो अपने आप को ग्रो करना चाहते थे, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपने आप को जिंदगी में मकसद में बहुत आगे लेकर जाना चाहते थे हर जगह से। उनको चलिए पता इंडिया तो भैया अगर इस तरीके से इंडिया काम करेगा ना, इंडिया तो बहुत आगे निकल जाएगा। एक काम करते हैं, इंडिया को ना गुलाम बना लेते हैं। और इन्होंने इंडिया को गुलाम बना लिया और हमारे इंडिया के ऊपर अपनी कंट्री का कॉलोनियल कंसेप्ट डाल दिया। इसका मतलब समझा कि क्या हो गया, कि वो जो बोलेंगे हमें वो करना पड़ेगा। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अपनी खुद की प्रोडक्शन चाहते थे, अपने आप का प्रमोशन चाहते थे, अपने देश को आगे लेकर जाना चाहते थे, ऐसा हुआ करता था। फॉर देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए ऐसा काम करा करते थे। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी चाहे ऐसे ऐसे हो जाए, लेकिन अपने इकोनॉमी की इंटरेस्ट को दोस्तों बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोशन करना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद भी मतलब उन्होंने किस तरीके से हमारे कॉलोनियल कंसेप्ट को यूज़ करा था, आपको मैं सिखा चुका हूँ। उसे बोलते हैं हम लोग टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। उन्होंने टू फोल्ड स्ट्रेटेजी से हमारे इंडिया का शोषण करा। सर ये क्या होता है टू फोल्ड स्ट्रेटेजी? टू फोल्ड स्ट्रेटेजी आपको सिखा चुका हूँ, तो ये हमारी टू फोल्ड स्ट्रेटेजी ही है। ये है ना हमारी, इसे बोलते हैं टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। आपको जो सिखाई गई है ना मैंने, इसे बोलते हैं टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। लिख लो आप यहाँ पर, इसे बोलते हैं टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। सर ये क्या होता है टू फोल्ड स्ट्रेटेजी? टू फोल्ड मतलब होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री पर दोस्तों रूल करेगी। जिस कंट्री पर रूल करती है उसे बोलते हैं कॉलोनी, और जो रूल करता है उसे बोलते हैं रूलर। ये हमारे इंडिया के ऊपर हुआ करता था और हुआ भी था। तो जिस कंट्री ने हमारे ऊपर रूल करा था दोस्तों वो थी ब्रिटिश कंट्री, और जिस कंट्री पर रूल करा गया था वो थी हमारी इंडिया। अब इस टू फोल्ड स्ट्रेटेजी मतलब क्या था, इन लोगों ने ना हमारे इंडिया के ऊपर एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे बोलते हैं टू फोल्ड। टू फोल्ड मतलब ये है कि बेटा तेरे से ये माल खरीदेंगे सस्ता, और तेरे को ये माल बेच देंगे, और तेरी कंट्री को ना हम लोग बेवकूफ़, तेरी कंट्री का हम लोग बेवकूफ़ काटेंगे। मतलब तुम्हारे पास क्या था बताओ? तुम लोग बहुत खुशहाल थे ना, बताओ तुम्हारे पास क्या था ज़्यादा? सर सिल्क था, कॉटन था, हैंडीक्राफ्ट हमारा नंबर 1 हमारी पूरी दुनिया में नाम था। अच्छा तेरे पास ये सब है, तो एक काम कर, मुझे बेच, बता दो क्या रेट लेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है भैया। अब कुछ भी रेट हुआ करता होगा मुझे तो मालूम नहीं है, इन्होंने यहाँ पर बेचा। मतलब है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट करा और इन लोगों ने इंपोर्ट करा। भाई सीधी सी बात है, हम लोग ये जो ब्रिटिश लोग हैं इन्होंने इंपोर्ट करा होगा इंडिया से, तो इंडिया वालों ने एक्सपोर्ट करा होगा। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब लेना। एक्सपोर्ट भेजना, इंपोर्ट लेना। तो इन्होंने इंपोर्ट करा, इन्होंने एक्सपोर्ट करा, बहुत ही सस्ते रेट में इन्होंने यहाँ बेच दिया। और ये और बोल दिया ब्रिटिश लोगों ने इंडिया वालों से, तो बेटा कहीं और नहीं बेच सकता, अगर बेचता नजर आया ना तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तो ठीक है भैया, इन्होंने सिल्क यहाँ बेच दिया, कॉटन यहाँ बेच दिया। और यहाँ के लोग तुम्हें पता ही है यहाँ के लोग हैं कैसे, पहले भी ऐसे हुआ करते थे, आज भी ऐसे हैं, आज भी नहीं बदले, आज भी हमारी सोच बदली नहीं है।
अगर यहाँ से सिल्क जा रहा है ब्रिटेन में, ब्रिटिश में, और इन लोगों ने सिल्क से, कॉटन से, कुछ भी इन्होंने कुछ कपड़े वगैरह बना दिए, डिज़ाइन बना दिया, कुछ भी मतलब बना दिया, इन्होंने अपना खुद का स्टैंप लगाकर, जैसे आपने देखा होगा नाइकी के शूज़ आते हैं, ठीक है ना, और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के हमारे पास कपड़े आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, चप्पल आ रहे हैं, है ना, वॉचेस आ रही हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ की आ रही हैं। दोस्तों हम क्यों यूज़ करें यार? आप दिमाग के पैदल हो गए यार, क्यों यूज़ करते हो? बाहर के देशों ने हमें गुलाम बनाया था और तुम उन्हीं के आइटमों को यूज़ कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे इंडिया से ही कच्चा माल जाता है। कच्चा माल मतलब होता है रॉ मटेरियल। भाई ये रॉ मटेरियल ही तो है, सिल्क वगैरह, कॉटन वगैरह जो तुम लोग निकालते हो जानवरों में से, ये रॉ मटेरियल है। तो ये लोग, ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल लिया करते थे, और ये लोग, इनके पास मशीनें हुआ करती थी, तो ये लोग, ब्रिटिश लोग, मशीन के अंदर इस रॉ मटेरियल डालते थे, और यहाँ से यहाँ से फिनिश्ड गुड्स बनकर आ जाया करता था। फिनिश्ड में मतलब कपड़े बनकर आ गए, जूते बनकर आ गए, कुछ भी बनकर आ जाया करता था, और ये फिनिश्ड गुड्स पे अपने स्टैंप लगा दी और हमारे इंडिया के पास एक्सपोर्ट कर दिया, भेज दिया, वो भी हाई रेट में, महंगे रेट में बेच दिया। और हमारे इंडिया के लोग पहले भी खरीदा करते थे, आज भी खरीदते हैं। बताओ आज आप लोग खरीदते हो नहीं खरीदते हो? महंगे ब्रांड के आप लोग चीज़ें खरीदते हो नहीं खरीदते हो? तो तुम्हें अभी क्या पता बेटा तुम क्यों खरीदते हो? आज समझ में आ रही है? तुम्हारी आंखें खुल रही है कुछ? सर हम आज के बाद कभी नहीं खरीदेंगे, बाहर ब्रांड का तो कुछ खरीदेंगे ही नहीं। बेटा तुम आज भी खरीदोगे, कल भी खरीदोगे। तुम्हारे मन में आएगा मुझे ऑडी लेकर आनी है, मुझे मर्सिडीज़ लेकर आनी है, मुझे BMW लेकर आनी है, मुझे मतलब नाइकी के ये लेकर आने हैं, मुझे ये लेकर आना, मुझे वो लेकर आना है। अरे भैया तुम बाहर के ब्रांड को खरीदते ही क्यों हो? हमारे देश कैसे ग्रो करेगा? तुम अगर बाहर के देश का आइटम खरीदोगे, महंगे रेट में खरीदोगे, तो हमारा देश तो कभी ग्रो करेगा ही नहीं। तुम लोग इंडिया की चीज़ें खरीदो, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, एक आधा आइटम खरीदी जा ही नहीं सकती है, आपको बाहर से इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि आज आईफोन वन प्लस लगे हुए हो। अरे भैया मेरे पास ना आईफोन है ना वन प्लस है। सर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। अरे ठीक है भाई, पैसा नहीं है, समझ के सच्चाई की बात तो यही है, मेरे पास पैसा नहीं है। सर पैसा होता ना आप भी आईफोन ले लेते। भाई ठीक है, मैं ले लेता, मैंने क्या बोला? पहले के लोग भी ऐसे थे। आप ये मत सोचो कि हमारे आज के लोग ही दूसरे कंट्री पे डिपेंड हैं। पहले के लोग भी ना, जब ये कच्चा माल बेचा करते थे ना, और ये लोग फिनिश गुड्स बनाकर इंडिया में बेचा करते थे, तो यहाँ के लोग खरीदा करते थे। हमारा देश पहले भी सुधरा नहीं था। बाहर के लोग बाहर के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और आप लोग आज भी खरीद रहे हो, तो उस चीज़ का तो इलाज है ही नहीं ना यार। अब समझ में आया? टू फोल्ड स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? आप लोग अब इधर पढ़ो, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। टू फोल्ड स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म द कंट्री। उसने कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब समझ में आ गया? टू फोल्ड स्ट्रेटेजी में एक कंट्री को ना ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है, किसमें? कि वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जाएगा। बताओ हमारे एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल सप्लायर कौन बन गया था? इंडिया। एंड कंज्यूम ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और हम ये लोग कंज्यूम करेंगे किसको? फिनिश्ड गुड्स को फ्रॉम ब्रिटेन हमारा उस रॉ मटेरियल को अपने मशीनों में डालेगा, फिनिश्ड गुड्स बनाएगा और हमारे इंडिया में बेच देगा। हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। मतलब हम ही ने उसको कच्चा माल बेचा, उसने थोड़ा सा उसने एडिटिंग कर दी, कुछ कपड़े वपड़े बना दिए रॉ मटेरियल से, और हमारे इंडिया में बेच दिए महंगे दामों पे, और हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा ना, बढ़िया शोरूम में जाते हो आप लोग, शर्ट लेकर आते हो, पैंट लेकर आते हो, बेल्ट तक लेकर आते हो यार, यहाँ तक कि पता नहीं क्या क्या लेकर आते हो। तो दोस्तों ये सब टू फोल्ड स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट है, जो कि इंडिया और ब्रिटेन से निकाला गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पहली बार समझाने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता मैंने कैसे समझाया होगा। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स की। अपना व्यू जरूर देना, अपना प्यार जरूर देना यार। और अगर आप लोग कहोगे सर सेकंड कंसेप्ट भी लेकर आओ, सेकंड पार्ट भी लेकर आओ, तो मैं थोड़ा सा और आगे चलूँगा, फिर बताऊँगा लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है और पर कैपिटा इनकम क्या होती है। ये पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सर जब भी समझाऊँगा आप लोग जब मुझे अपना फीडबैक दोगे हमारी इकोनॉमी वाली वीडियो पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, आप लोग ये भी देख लो मीनिंग क्या है इसका। कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है? कॉलोनियलिज्म मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना रूल करती है और दूसरी कंट्री को कॉलोनी में कन्वर्ट कर देती है। कॉलोनी मतलब है कि बेटा तुम पे अत्याचार होगा। तो देखो कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन या सोशल रिलेशन बिटवीन द दो कंट्री के बीच में हमारे जो भी रिलेशन है दोस्तों, उसे बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ऑफ विच वन इज द रूलर, एक तो होती है रूलर, एंड अदर इज द कॉलोनी, जिसमें रूलर कौन थी? ब्रिटेन थी, और कॉलोनी कौन थी? हमारी इंडिया थी। जो रूलिंग कंट्री होती है नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्री, जो रूलिंग कंट्री होती है ना, जो ब्रिटेन थी हमारे इंडिया के ऊपर, सिर्फ यही नहीं कि उसका पॉलिटिकल कंट्रोल था, बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। हमारी कंट्री के ऊपर, डोमिनेट मतलब जिसके ऊपर प्रभाव डाला जाएगा, उसकी पॉलिसीज जितनी भी है ना, इकोनॉमिक वगैरह सब कुछ वो भी डिसाइड करेगी, वही डिसाइड करेगी। इन केस ऑफ इंडिया द
अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी, कॉलोनी मतलब इंडिया, एंड द रूलिंग कंट्री मतलब ब्रिटेन, रिजल्टेड इन अंडर डेवलप्ड ऑफ इंडिया। इसी वजह से हमारी जो इंडिया दोस्तों वो हमारा अंडर डेवलप्ड रह गया, वो कभी ग्रो नहीं हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है क्योंकि हमारे ऊपर किसी का रूल नहीं है। बट फिर भी हम लोग इतने बेशर्म हैं कि हम लोग बाहर के प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, जबकि आपको पता नहीं है कि रॉ मटेरियल वो लोग हमसे खरीदते हैं और उसी को फिनिश गुड्स में एडिटिंग वेडिटिंग करके बढ़िया तरीके से फिनिशिंग देकर हमारे इंडिया को चेप देते हैं और हम लोग उसको महंगे दाम पर खरीदते हैं और दिखाते हैं एप्पल का लोगो, आईफोन का लोगो, है ना, बुगाटी, ऑडी पॉडी, ये वो। अरे भैया क्या मतलब है यार, इंडिया कोई कम है क्या? हमारा इंडिया इतना खुशहाल देश है आज, पहले भी था, वो बात अलग है, इनकी नज़र पड़ गई थी हमारे देश के ऊपर क्योंकि हम लोगों ने ना, वो कहते हैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इंडिया के लोगों ने दिखा दिया हमारे पास सिल्क बहुत है, कॉटन बहुत है, हमारा नाम बहुत है, हम लोग फाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, हम लोग हाई स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। बेटा कर लो हाई स्टैंडर्ड का यूज़, बढ़ गई, ब्रिटिश की नज़र पड़ गई। अच्छा तुम पे इतना बढ़िया बढ़िया माल है, एक काम कर तो हमें ही बेच दे, तो हमें बेचेगा रॉ मटेरियल, हम लोग उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे और तेरे को बेच देंगे महंगे रेट पर, और तेरे लोग खरीदेंगे भी, और खरीदे भी थे इन लोगों ने। हमारा देश कहाँ से हमारा ग्रो कर जाएगा फिर भाई? और तुम लोग अब भी नहीं सुधर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो चलो मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, देखते हैं कब मिलेंगे। और आप लोगों से मैंने वीडियो के दौरान 2 क्वेश्चन करे थे कि एक हमारे इंडिया में कितनी, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं, और मैंने शायद एक क्वेश्चन और करा था, आई डोंट नो, मैं भूल चुका हूँ। और चलो 2 क्वेश्चन थे कुछ यार, तो आपको ना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, और सेकंड वीडियो मुझे लेकर आनी चाहिए नहीं लेकर आनी चाहिए, आपको यही बताना है। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना हमेशा की तरह।